जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है 2018 में आपका हुआ था उसको सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम इस पेपर को आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन है और आप इन 18 दिनों में ये पता कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोज़ हम लगभग दो दो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व करवाएंगे। 2018 का एक आपको सुबह को मिल जाएगा और एक जो मॉर्निंग मीटिंग का था वह तो सुबह को मिल जाएगा और जो आपका शाम वाली मीटिंग का था वह आपको शाम को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यह जज कर सकते हो कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कहाँ तैयारी करनी है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से ही आपको तैयारी करनी होगी। तो आज की पूरी वीडियो आपके बहुविकल्पीय माध्यम से होने वाली है। आज हम इस वीडियो में वो एक्स्ट्रा कहीं भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए कि जो हमने वीडियो बनाई है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो 2018 की परीक्षा थी उसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा था भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। तो कितनी चलती हैं, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा। इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कितनी पार ट्रेन चलती हैं, तो इसमें आपका सही जवाब था सी विकल्प सही जवाब था कि 2 ट्रेन चलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती हैं, कितनी ट्रेन चलती हैं, तो 2 ट्रेन चलती हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में जो एक वैश्विक डेटा चोरी कंपनी है, किस इस कंपनी ने अपना डेटा चुरा लिया था, उसमें किस कंपनी का नाम आया। जल्दी से जल्दी बताइएगा किस कंपनी का नाम आया था। तो इसमें आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका। किसका, विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 2018 में दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। आपका अगला क्वेश्चन है, पंद्रहवीं रूस और भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री परिषद की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो वह आपकी कहाँ पर हुई थी, संघई में, बीजिंग में, मॉस्को में या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन में पूछा था कि रूस, भारत और चीन की जो त्रिपक्षीय विदेशी बैठक थी वह आपकी 2017 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो हाल ही फिलहाल में अभी तक जो 2 देशों के बीच में बैठक हुई है उसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि 2018 में तो 2017 की पूछ ली थी और तो 2024 में आपका ब्रिक्स से संबंधित एक देश पूछा जाएगा। किससे, ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें से लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन पर बड़ा पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ कि ये उस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे। तो आपको बताना होगा जो भारत में ब्रिटिश शासन एक बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ था और सहायक संधि भी हुई थी। तो उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे। तो सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कि उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड बेलेजली थे। कौन थे, लॉर्ड बेलेजली थे। तो जो विकल्प सी की ओर जा रहे थे जो बच्चे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से यह कवर कर सकते हो कि कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कहाँ पर अधिक ज़्यादा तैयारी करनी है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या समाप्त हो गई थी। जो गुरु की संध्या थी वह समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके वैश्विक जो शिष्य थे को सौंपा गया। तो उनके जो शिष्य थे वे कौन थे, तो बताइएगा उनके शिष्य कौन थे जिन्हें उनका जो था शासन सौंप दिया गया था। तो कौन थे, तो उनके जो शिष्य थे वे आपके बंदा बहादुर थे। कौन थे, बंदा बहादुर थे। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही करेक्ट जा रहे थे। तो विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा रखा गया था। तो पाकिस्तान का जो नाम था वह आपका सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो किसके द्वारा रखा गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना बी विकल्प को चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो जो बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड पर उपाधि को में विरोध में छोड़ दिया। बताइएगा कौन से विरोध में छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन में, जलियांवाला बाग में, रॉयल एक्ट में या साइमन कमीशन ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी उपाधि थी, रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी नाइट हुक की। किसकी दी थी? नाइट हुक की। तो उसे कौन से विरोध में छोड़ दिया था? तो कौन से विरोध में छोड़ दिया था? तो जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड हुआ था उसमें छोड़ दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपसे लगभग रोलेक्ट एक्ट या कैबिनेट मिशन से या यहाँ से ही जो असहयोग आंदोलन थे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। तो आंदोलनों को आपको तैयार करके जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन देख लो, पूछ लिया है कि नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा देश बसा है या कौन सा राज्य है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो राज्य में है वह कौन से राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो जितनी भी नदी हैं आपको नदी पढ़कर जानी होगी और उनके उद्गम स्थलों को भी पढ़कर जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये 2018 की जो सुबह की मीटिंग में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो बुलर झील आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को यानी बुलर झील को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने तैयार के आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास इतने टाइम नहीं है, इन क्वेश्चनों को सोचिएगा और इन्हीं से रिलेटिव इनके इर्द गिर्द के क्वेश्चनों को पढ़िएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह आपके किस देश के संविधान से मिलती जुलती है? दक्षिणी अफ्रीका, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बताइएगा किस देश के साथ अधिकतर मिलती है? तो किस देश के साथ मिलती है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश के साथ मिलती है। किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी डी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब आपका होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। जो आपका शिक्षा का अधिकार था वह जो भारतीय संविधान ने उसको पारित किया था, तो वह कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2009 को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कब किया था? तो 2009 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलिक वेधशाला स्थापित की। कहाँ पर की? जो महाराज जो जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने एक खगोलिक जो वेधशाला थी वह आपकी स्थापित की थी। तो उन्होंने अपनी वेधशाला कहाँ पर स्थापित की थी यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहाँ से पूछा गया है? तो कहाँ पर की थी? उज्जैन में की थी। कहाँ की थी? उज्जैन में की थी। तो ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो देख लो, जयसिंह से क्वेश्चन पूछ लिया है तो मुगल सम्राट से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एक बार बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एयरटेल टीके का शुभारंभ किया।
बताइएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो यहाँ से एक टीके से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से किया था, तो कौन सा टीका था, तो वह आपका खसरा और रुबेला का टीका था। कहाँ का था, खसरा और रुबेले का टीका था। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। बताइएगा। 2011 के जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 2018 में तो क्वेश्चन पूछा जिले की संख्या ज़्यादा थी। 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो बताइएगा। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या पाई थी वह कौन सी थी, तो इलाहाबाद की। कहाँ की, विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की जो जनसंख्या थी वह आपकी सबसे ज़्यादा पाई गई। कहाँ की, इलाहाबाद जिले की। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना। तो वह आपकी कौन सी रियासत थी, तो बताइएगा कौन सी रियासत थी। आपके सामने विकल्प शो हो चुके हैं, बताइएगा कौन सी रियासत थी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ की जो रियासत थी उसने पहले 1947 से पहले तो पाकिस्तान की ओर जाने के लिए कह दिया था, मगर बाद में उसे इतना मजबूर हो गए थे कि उन्हें भारत की ओर आना ही पड़ा था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो बताइएगा ऐसा कौन सा राज्य है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कौन से राज्यों से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो किस राज्य से नहीं गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से। किससे, उत्तर प्रदेश से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। 8 के 8 राज्य आपको पते होने चाहिए कि किस राज्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विशासन विधानमंडल नहीं है। बताइएगा। विधानमंडल से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। निम्नलिखित राज्यों में से जो निम्नलिखित भारतीय राज्य हैं उनमें से किस में द्विशासन विधानमंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो किस में नहीं है, निम्नलिखित भारतीय राज्य हैं उनमें से द्विशासन जो विधानमंडल है वह आपका किस में नहीं है। तो किस में नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है। कहीं में नहीं है, तमिलनाडु या विकल्प सी की ओर जो बच्चे जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो तमिलनाडु को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। देख लीजिएगा जो आपकी समिति थी, 8 बड़ी समिति थी भारतीय संविधान में, उनमें से आपके संघ समिति के अध्यक्ष तो पूछ लिए हैं, बची कितनी 7। उन 7 को याद कर लीजिएगा क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो संघ समिति से तो क्वेश्चन पूछ लिया है, बची हुई समितियों से मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइएगा भारत की जो संविधान सभा की संघ समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, भारतीय जो संविधान की संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रहालय द्वारा लिखी गई। बताइएगा जो प्राचीन गणित पुस्तक थी गणित सार संग्रहालय द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, भास्कराचार्य के, महावीराचार्य के, आर्यभट्ट के या ब्रह्मपुत्र के। तो गणित सार संग्रहालय किसके द्वारा लिखी गई, तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, महावीराचार्य द्वारा लिखी गई। तो पुस्तकों से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। शहरी जितनी भी पुस्तक हैं उन पुस्तकों को आपको याद करके जाना होगा। किन्हें, शहरी पुस्तकों को याद कर लेंगे।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस एक अंग्रेजी पुस्तक अनइलेंजिंग इंडिया लिखी है, जो बताई है कि भारत में 30 से 25 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। महाशक्ति आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने जो एक अंग्रेजी पुस्तक है अनइलेंजिंग इंडियन लिखी है और उसमें बताया है कि भारत 25 से 30 वर्षों में एक महाशक्ति बन सकता है, तो वह पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, आपका सही जवाब हो जाएगा वीरप्पा मोइली ने। किसने लिखी, वीरप्पा मोइली ने लिखी है। तो ए विकल्प में आपको वीरप्पा मोइली दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल में आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की गई। बताइएगा, दिसंबर 2011 में भारत रेलवे और आनंद विहार से लेकर कहाँ तक जो पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी। तो कहाँ तक थी, तो वह आपकी जो थी आनंद विहार से लेकर इलाहाबाद तक थी। कहाँ तक थी, आनंद विहार से लेकर इलाहाबाद तक थी। तो आपको अब ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में न्यू ट्रेन कहाँ से चलाई गई। ट्रेन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ट्रेन किससे आपसे क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। इस विकल्प में इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, इलाहाबाद इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। देख लिया होगा, दरगाह से भी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है। तो आपको जितने भी जो मुगल काल जो राज्य थे उनके क्या है, उनके आपको क्या करने होंगे, एक तो मकबरे याद ध्यान में रखने होंगे और उनके जन्म कहाँ पर हुए, और दरगाह शहरी दरगाह आपको याद में रखना होगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दरगाह स्थित है, तो कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे उनका जो दरगाह है वह आपका कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। यानी विकल्प सी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। देख लेगा, अब लो तो आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना है, और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको कितनी तैयारी और करनी है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर, पहला नहीं पूछा, दूसरा नहीं पूछा, सीधा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है। तो बताइएगा, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाता है, तो माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। क्या, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपका माउंट कंचनजंगा हो जाता है। तो विकल्प डी में आपको माउंट कंचनजंगा दिया था, तो इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाम पलांस। बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, पलांस इसमें सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो आपका राज्य फूल है वह आपका कौन सा है, तो डी विकल्प इसमें बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या, देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को आपको बहुत अधिक ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को आपको बार बार पढ़ना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। जो मनुष्य है उसमें पित्त रस का उत्पादन होता है और वह किस अंग में होता है। तो बताइएगा, किस अंग में होता है, तो जो मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है वह आपका पित्ताशय में होता है। और पित्त रहता कहाँ है, जो पित्त का ठहराव होता है वह आपका यकृत में होता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता कहाँ है, तो पित्त का उत्पादन आपका पित्ताशय में होता है। और रहता कहाँ है, तो रहता आपका यकृत में है। तो आपको यकृत ऑप्शन जरूर मिलेगा। अधिकतर बच्चे जो लगाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है पित्त कहाँ पर रहता है, तो पित्त आपका यकृत में रहता है, ना कि पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय से क्या होता है, उत्पादन होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार भारत में कब स्थापित किया गया? बताइएगा। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है वह भारत में कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? तो 1993 इसका आपका सही जवाब होगा। कब स्थापित किया गया था? 1993 में किया गया था। तो सी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? बताइएगा। आपको 4 रोग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा ऐसा कौन सा रोग है जो आपका फफूंद के कारण होता है। तो सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। कौन सा रोग ऐसा हो जाएगा आपका जो फफूंद के कारण होता है? तो बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो कौन सा होता है? तो दाद एक ऐसा रोग है जो आपका फफूंद के कारण होता है। तो देख लिएगा, साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? साइंस से अभी तक आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो देख लिएगा, बायोलॉजी को आपको पढ़कर जाना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में बायोलॉजी का कितना अहम रोल है, देख लेगा आप। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जिसने जो 2016 और 17 के आंकड़ों के अनुसार चीनी का उत्पादन जो था वह पूरे भारत का उसका 1/3 से अधिक उत्पादन किया? तो किसने किया था? तो बताइएगा। अधिक विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। तो किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। तो बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया। जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज थे उनके जो हाथ शिलालेख थे, हाथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत के मूल संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? भारत के मूल संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। तो ए विकल्प को चुना, जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देख ही लिए, बायोलॉजी से अब तक लगभग 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। तो आपको बायोलॉजी भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि बायोलॉजी से अभी तक 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। आपको बायोलॉजी ज़्यादा पढ़नी होगी। उत्तर प्रदेश का नोट्स जो आपके पास है या परीक्षा वाणी की बुक होगी आपके पास, जो भी उत्तर प्रदेश की बुक है जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो उसको आपको बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बायोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? विटामिन B7 का रासायनिक नाम। तो जितने भी विटामिन हैं आपको उनका रासायनिक नाम याद कर कर जाना होगा। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है आपका? तो बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का नाम है। तो बी विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बायोटीन B7 का आपका रासायनिक नाम है। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यान सिंह का जन्म कहाँ हुआ? खेल से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यान सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था बताइएगा। इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। खेलों का परिसर पूछा जा सकता है। वर्तमान में पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला, किसने वर्ल्ड कप जीता। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपसे हॉकी से रिलेटिव तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो खेलों से संबंधित भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया ही जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, अमरापुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में? तो बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म, तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? 2018 की सुबह की मीटिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। तो कब? 2018 की पूछ लिया गया है। तो और राइटरों का आपसे जन्म पूछा जा सकता है 2024 में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बताइएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह आपका कौन सा हो जाएगा?
तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है आवास के स्थान पर? तो वह है आपका कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो सबसे आवास के स्थान पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पुराना हो जाता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय से देख लो, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उपनाम से। एक क्वेश्चन आपका उपनाम से क्वेश्चन पूछा है। तो उपनाम से आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं बता दूं 2-3 नाम के, छोटी दिल्ली किसे कहा जाता है? तो छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है। ईथर का शहर मतलब परफ्यूम का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। चूड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है। तो ऐसे ही उपनाम आपको ध्यान में रखने होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा था पूर्व का ग्रास किस शहर को कहा जाता है? बताइएगा। जो 34वां क्वेश्चन था आपका 2018 की परीक्षा का, तो पूर्व का गिरास किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता था? तो पूर्व का गिरास आपका कन्नौज को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? कन्नौज। डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थोडर ड्रोंग कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भूटान देश को कहा जाता है। किसे? जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है, भूटान देश को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो भूटान को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2017 में काजुआ इसुंग्रो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस विद्या में मिला था? बताइएगा। 2017 में काजुआ जो इसरुंगो थे, उन्हें किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस विद्या में मिला? तो उन्हें आपका साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार जिसको भी दिए हैं और जिसको भी मिले हैं, वे आपको ध्यान में रखकर जाने होंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीनेट के विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो कौन थी? आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? बताइएगा कौन थी? तो शेरी रहमान थी। कौन थी? शेरी रहमान थी। तो सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38वां क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे आपके 2018 की जो सुबह को पेपर हुआ था, सुबह को मॉर्निंग मीटिंग में पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? बताइएगा भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रह्मोस इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे आपके 2018 में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इन्हीं से ही रिलेटिव आपको तैयारी करनी होगी। इन क्वेश्चनों के जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन थे उनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।